अर्जुन बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह स्टेशन पर अकेला खड़ा है। तभी रामलाल ने उसे चेताया। देखिए, जिस समय आप यहाँ पहुँचे हैं, इस वक्त तक, वो भी इतनी रात में, यहाँ तो आमतौर पर कोई नहीं रहता। इसलिए कह रहा हूँ, आज की रात यहीं ठहर जाइए। सुबह पहली गाड़ी पकड़ लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा तो आज रात को ही कांकीनाडा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, कांकीनाडा यहाँ से कितना दूर होगा? स्टेशन मास्टर घड़ी में टाइम देखकर बोलता है। मान लीजिए अगर पैदल भी चलते हैं तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। रात का रास्ता वैसे भी ठीक नहीं रहता। चोर डकैतों का भी डर रहता है। आप कल सुबह उजाले में ही निकले तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे तो आज ही जाना है। यहाँ कोई रिक्शा या कुछ और मिल सकता है क्या? अर्जुन के इस सवाल पर रामलाल काफी सोच विचार करके बोलते हैं। देखो भाई, रात में आमतौर पर यहाँ कोई रिक्शा आता ही नहीं है। वो मतीन एक रिक्शा वाला है जो कभी कभी रात में निकलता है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं। कब कहाँ होगा कहना मुश्किल है। मतीन? ये मतीन कौन है? उसकी रिक्शा क्या अलग है? हाँ, रिक्शा तो चलता है, लेकिन सुना है कि रात में जरा ज़्यादा ही किराया मांगता है। आप अकेले हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि रात में पैदल जाना सही नहीं होगा। यहीं आराम कर लीजिए आज रात को। इतना कहकर रामलाल शायद अपने क्वार्टर की ओर चला गया। अंधेरे में अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। धत, एक तो ऐसे ही बहुत अंधेरा है और ऊपर से मच्छरों के काटने के बीच 1 मिनट भी यहाँ खड़ा रहना मेरे बस की नहीं है। देखूं इधर उधर कुछ इंतजाम मिलता है क्या। थोड़ी दूर चलते चलते अचानक उसे किसी रिक्शे की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही अर्जुन को काफी राहत मिली। अरे, लगता है कोई गाड़ी या रिक्शा आ रहा है। अगर कांकीनाडा जाने का कोई जुगाड़ हो गया तो मजा ही आ जाएगा। वह हाथ उठाकर जोर जोर से पुकारने लगा। ए रिक्शा वाले, ओए रिक्शा वाले, जरा सुनिए, इधर रुकिए जरा। ओ रिक्शा वाले, ओ भैया, काकीनाडा चलोगे क्या? मैं अकेला ही जा रहा हूँ। जितना किराया चाहो उतना दूंगा। रिक्शा वाला उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पास आने पर अर्जुन की नाक में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। बताओ, चलोगे क्या कांकीनाडा? मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ले चलो मुझे, जितना किराया चाहो उतना मैं देने को तैयार हूँ। बैठो। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए रिक्शे पर बैठ गया। वही अजीब सी गंध फिर उसकी नाक में घुस गई। उफ, ये कैसी गंध है? बहुत ही अजीब है, जैसे किसी सड़ी गली चीज को यहाँ किसी ने रख दिया हो। सुनो भैया, तुम्हें रास्ता ठीक से पता है ना? मुझे जल्दी पहुँचा दो, बारिश शुरू होने वाली है। उससे पहले मुझे पहुँचा दिया तो काफी अच्छा होगा। सलीम रिक्शा रोककर पीछे मुड़कर हंसा और भारी आवाजों में बोला। डरिए मत बाबू, जब आप मेरी रिक्शा पर बैठ गए हैं तो अब मैं आपको ठीक ही आपके ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। रिक्शा वाला अब आगे बढ़ना शुरू कर देता है। चलते चलते ये पहुंचते हैं एक सुनसान जगह। थोड़े दूर जाते ही रिक्शा वाला एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसी पास ही एक काफी पुराना कब्रिस्तान था। अरे ओ भाई, ये कहाँ रोक दिया? कांकीनाडा यहाँ से तो काफी दूर है। यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं दिख रही और ये तो कब्रिस्तान लग रहा है। मैंने तो बोला था मुझे कांकीनाडा जाना है। रिक्शा वाला फिर से पीछे मुड़ा और कहा, मेरा रास्ता यहीं तक था बेटे, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। अर्जुन इसके बाद रिक्शा से उतरता है और बहुत धीरे धीरे पुराने कब्रों की तरफ चलने लगता है। उसके कदमों की आवाज खौफनाक गूंज पैदा करती है।
अरे ये मैं कहाँ आ गया? चारों ओर बस पुराने कब्र और जंगल झाड़ी दिख रहे हैं, और ये आदमी कहाँ गायब हो गया? यहाँ आप अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? काकीनाडा जाना चाहते हो ना? पीछे से आई अचानक की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। डर से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बोला, कौन बोल रहा है? चांद की हल्की रोशनी से कुछ कब्र हल्के हल्के चमक रहे थे। उसी धुंधली रोशनी में अर्जुन ने देखा उसके सामने कोई खड़ा है। पहले तो साफ पहचान नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आया कि वह एक औरत है। काकीनाडा जाना चाहते हो क्या? फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो असल में ये रिक्शा वाला मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब समझ नहीं आ रहा कि काकीनाडा कैसे जाऊँ। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, जरूरी काम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर शांत आवाजों में बोली, वो रास्ता खतरनाक है। रात में वहाँ कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। शायद रिक्शा वाला गलती से आपको यहाँ छोड़ गया। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा भरोसा मिला। फिर उसने भी कुछ सवाल किया। तो आपको क्या इस रास्ते की पहचान है? मतलब अगर थोड़ी मदद कर दें तो काफ़ी मेहरबानी होगी। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको सही रास्ता दिखा दूंगी। आइए। रुखसाना ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन थोड़ा झिझका, लेकिन इतनी सुनसान जगह में और कोई रास्ता न देखकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो औरत उसे कब्रिस्तान के भीतर ले जाने लगी। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, उसे अंदर से अजीब सी कुछ महसूस हुई। कब्रों पर पड़े पुराने पत्थर डरावना माहौल बना रहे थे। तभी रुखसाना अर्जुन से कहती है, डरिए मत, मुझे ये रास्ता बहुत अच्छे से पता है, चलिए। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? सुना था काकीनाडा का रास्ता तो दूसरी तरफ है। बस थोड़ी दूर और चलिए, असली रास्ता वहीं मिलेगा। आइए, थोड़ी दूर और है बस। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे से सियारों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन के मन में अजीब सा डर सताने लगा और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये औरत आखिरकार है कौन और क्यों मुझे इस कब्रिस्तान के भीतर ही ले जा रही है? कुछ देर बाद औरत ने उसे एक टूटी हुई पुरानी कब्र के पास रोक दिया और बोली, यही रास्ता है, सीधे जाइए, वहाँ एक बड़ा पेड़ मिलेगा, वहाँ से बाईं ओर मुड़ जाइए। अर्जुन को कुछ गड़बड़ सी लगी। औरत की आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी पहले सुनाई दे रही थी, और उसी वक्त वो नीचे की तरफ देखता है। उस औरत का पैर जमीन से ऊपर हवा में था। अर्जुन ये देखकर समझ गया कि वो कहाँ फंस गया है। आप कौन है? और आपका पैर? सही पकड़ा तूने। इस सुनसान इलाके के आसपास भी कोई आता है तो वो यहाँ से वापस नहीं लौट पाता, और वो रिक्शे वाला वो असल मेरे लिए शिकार पकड़ कर लाता है। अर्जुन को अब पूरी तरह समझ आ गया कि वो रिक्शा वाला उसे जाल में फंसा कर लाया है, और ये लड़की ये भी इंसान जैसी नहीं लग रही। कहा ना, यहाँ से तू कहीं नहीं जा सकता। अर्जुन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत से हाथ छुड़ाकर भागने लगा, और थोड़े दूर जाते ही अरे बाबू, इधर आइए, मेरे पास आइए, अरे जल्दी से आइए। अर्जुन ने देखा बहुत दूर एक आदमी खड़ा है, हाथ में कुदाल लिए हुए। वह हाथ से इशारा कर रहा था। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। आप कौन है? और इतनी रात में यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं? और आपके हाथ में ये कुदाल क्यों है? मेरा नाम यूसुफ है। मैं इस पुराने कब्रिस्तान की देखभाल करता हूँ। कभी कभी झाड़ियाँ साफ करना या टूटी हुई कब्रों को ठीक करना, यही काम है मेरा। असल में ये कब्रिस्तान बहुत सुनसान और पुराना है, इसीलिए यहाँ रात में कोई आता नहीं है, और आते हैं वो या तो रास्ता भटक जाते हैं या वो किसी और वजह से वापस नहीं लौट पाते। और आपने अभी उस रिक्शे वाले मतीन को देखा था ना, वो भी कुछ साल पहले
ऐसे ही रात में यहाँ आया था। अच्छा, मतीन का क्या हुआ था? उसकी पत्नी इलाज के बिना ही मर गई थी, और जिस रात वो लौटा वो रात बहुत तूफानी थी। शायद रास्ते में फंस गया था, इसीलिए उसे आने में काफी देर हो गई। ओह, आप उसके घर में थे क्या? हाँ बाबू, मैं और कुछ गांव वाले वहां पर इकट्ठा थे। वो रात बहुत डरावनी थी। हम सब उसका इंतजार कर रहे थे दफनाने के लिए। जो जरूरी सामान था वो सब कुछ तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मतीन देर करता जा रहा था। अब बताओ, लाश को इतनी देर तक रखा जा सकता है क्या? हम लोग सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी दूर से एक रिक्शे का भोंपू सुनाई दिया। हम सबने देखा कि मतीन आ रहा है। जैसे ही वो पास आया, सबने देखा कि उसकी आंखें लाल थी। हमने सोचा शायद बारिश में भीगने से आंखें लाल हो गई होंगी। वो अंदर आया, अपनी पत्नी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसका मुंह देखा और फिर जमीन पर टूटकर गिर पड़ा वो। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चली गई? यहाँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कैसे जीऊंगा अकेले? मैं उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगा। मतीन भाई, मत रो यार, चल मेरे साथ चल, अभी कब्र दे देते हैं, रात बहुत हो रही है अभी। लेकिन उसी समय सब गांव वाले डरते हुए मुझे रोकने लगे। रात बहुत हो चुकी है और आसमान भी बिगड़ रहा है। ऐसी रात में दफनाना सही नहीं होगा। तूफानी मौसम में रास्ता रोकने वाली कई बाधाएं आएंगी। रास्ता सुनसान है और इस मौसम में जाने का मतलब खतरे को दावत देना है। हाँ, सही कह रहे हो। बुरी घड़ी में कब्रिस्तान जाना, ये तो और भी अशुभ है। गांव वाले साथ में जाने को राजी नहीं हो रहे थे। मतीन ये सब कुछ सुनकर खड़ा हुआ। रहने दो, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही रिक्शा चलाकर सबको कब्रिस्तान में ले जाऊंगा। बस तुम यूसुफ, बस कब्र तक मेरे साथ चलो तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, मैं रिक्शा चलाऊंगा, तू पीछे बैठकर अपनी बीवी को संभाल, ठीक है? मतीन मान गया। मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। उसी समय बारिश और तूफानी हवा तेज होती जा रही थी। पैडल मारते हुए मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से मतीन की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तुम्हारे बिना मेरा कौन है? बोलो, तुम्हारे बिना जीने का कोई इच्छा नहीं है मेरी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा कब्रिस्तान की ओर ले गया। कब्रिस्तान पहुंचकर जब हम रिक्शे से उतरे तो मैंने देखा मतीन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यूसुफ, तुम जाओ कब्र के पास, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तुम मिट्टी खोदना शुरू करो। मैं भी अब कब्र की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने कब्र की मिट्टी में कदम रखा, मुझे महसूस हुआ वहाँ का माहौल साधारण नहीं है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने मतीन को एक जगह दिखाई। मतीन मुझे बोला, हाँ, यही जगह सही है, यहीं पर खुदाई कर। मैंने कुदाल चलाना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद मैंने कहा, लो कब्र तैयार है, अब लाओ शव यहाँ रख दो और जल्दी से मिट्टी दे दो।
हमें भी तो अब घर निकलना है। रात काफ़ी हो रही और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। लेकिन मतीन ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कहीं से एक तेज झोंका आया और पास के पेड़ जोर से हिलने लगे। मैंने देखा मतीन अपनी नज़रें कब्र पर गड़ाए बैठा है। फिर धीरे धीरे कब्र के पास आकर वो घुटनों के बल गिर पड़ा। लेकिन उसी वक्त एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तुम क्या यहीं पर रहोगे? मैं हैरान होकर सोचने लगा। गला का आवाज़ मतीन की बीवी का था, जबकि वो मर चुकी थी। मैंने मतीन की तरफ देखा, लेकिन मतीन तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। यहाँ है, यहीं मुझे ठहरना होगा, यहीं ठहरना होगा मुझे। वह अपनी ही धुन में बोलता रहा, मानो मेरी बात उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। और तभी उसने एक नहीं बल्कि 2 कब्र खोदने की बात कही। तब मैं कब्र खोद कर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मैं आगे बढ़कर देखा कि सामने एक आदमी खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि मतीन खड़ा था। लेकिन अब वो साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि हंसी थी। उसके हाथ में वही कब्र खोदने वाला कुदाल था। मैं पीछे हटते हटते जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसने कुदाल उठाई और मेरे ऊपर हमला कर दिया। सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा यूसुफ के चेहरे के एक तरफ गहरी चोट का निशान है, जैसे कोई पुराना घाव। उस जगह से खून भी निकल रहा है। अर्जुन का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। वे जैसे उसी पुराने कब्रिस्तान में ही खड़ा था। डर से घबराकर वह चिल्ला उठा, ये क्या? हम तो फिर उसी जगह लौट आए हैं। ये तो वही पुराना कब्रिस्तान है। आपने तो कहा था मुझे स्टेशन तक आप पहुंचा देंगे। अरे बाबू, यही पुराने कब्रिस्तान में ही तो मेरी मौत हुई थी। हक्का बक्का होकर अर्जुन भागने को तैयार हुआ। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिशाहीन होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने गर्दन उठाकर देखा, यूसुफ सामने खड़ा था। उसके चेहरे का जख्म अब और साफ दिखने लगा था। अर्जुन जहां गिरा था वहां पहले से ही एक कब्र खुदी हुई थी। और उसी समय अचानक मिट्टी के नीचे से एक खूनी हाथ निकला। वह हाथ अर्जुन को कसकर पकड़कर नीचे खींच ले गया। अर्जुन की गले से एक अजीब और दर्दनाक चीख निकली और सब खत्म हो गया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।